देखिए क्या क्या चीज़ के डिफरेंस दिए, एक बार देख लेते हैं इसमें बुक में, शुरू से देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। सम वाइटल डिफरेंसेस, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करेंट अकाउंट का डिफरेंस है। बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस है। 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं और आगे भी कुछ है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तीनों डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं। ये करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस, आप बताइए क्या क्या डिफरेंसेस आपको याद है करेंट और कैपिटल में। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कुछ तो आपको याद होंगे। आपने जो लिखा हुआ उसमें से पढ़ के भी आप बता सकते हो। आवाज़ आ रही है सूर्यांश आपको? हेलो सूर्यांश, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, सो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बताइए। आपने नोट किया उसमें से, आप देख सकते हो। नो सर, वो नहीं उठ गया था करंट वाला। नहीं चलो, हमने समझा तो है, समझे में से बताओ करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये टॉपिक हम कर रहे हैं। ट्राई करो, कुछ तो याद होगा ही सही, 3-4 दिन से चैप्टर चल रहे हैं। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? आयुषी आप बताओ, करेंट एंड कैपिटल में डिफरेंसेस क्या क्या याद है आपको? करेंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? दोनों को ही नहीं आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? So difference is now. हाँ, डिफरेंशिएट बताओ कुछ, जो भी आपको याद है भाई। करेंट अकाउंट के बारे में जो याद है वो बोल दो, कैपिटल के बारे में जो याद है बोल दो, वही डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? Mm, करेंट अकाउंट के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है? कोई डिफरेंस विफरेंस सब भूल जाओ। जो करंट अकाउंट वाला जो हमने पढ़ा उसके बारे में जो जो भी चीज़ें पता है सब बोलते जाओ। सूर्यांश को याद है, सूर्यांश सर बोलेगा, आयुषी को पता सर है, आयुषी करंट बोलेगा। अकाउंट में सर नेट इनकम ऑफ द कंट्री से करते हैं। एक और मिनट, क्या समझा नहीं, क्या करंट अकाउंट में? रिपीट करो। सूर्यांश रिपीट करो, आपने क्या बोला? जो भी चीज़ें करंट अकाउंट के बारे में याद है। so हाँ यस बोलिए आयुषी। ये था कि करंट अकाउंट में एसेट पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है शायद, ठीक है, ओके। असेट पे और कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, होती है। और कैपिटल में होती है, ओके ठीक। असेट पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। जो आप बोलना चाह रहे हो ठीक है, अभी और मैं उसको करेक्ट कर दूँ, बिल्कुल ठीक है। आगे और सोचो, और क्या क्या था? जो भी आपको याद है करंट अकाउंट के बारे में, कुछ भी हो, इस हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, करंट अकाउंट के बारे में क्या क्या याद है?
तो जो कंपोनेंट्स थे वो भी डिफरेंसेस में आएंगे। हाँ, आप डिफरेंस को भूल जाओ, आप तो बस ये बताओ करंट अकाउंट के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद है। तो उसमें थ्री थे पार्ट्स: इनकम, सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ओके, इनकम, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। और क्या याद है? एंड कैपिटल में थे बोरोइंग्स, ओके। और कौन सा था? अच्छा, कंपोनेंट्स आप लोग बोल रहे हो ना, अब आप लोगों ने कंपोनेंट्स तो लिखे हैं अपनी नोटबुक में, याद करके ना बोलो, नोटबुक में से पढ़ के बोलो। करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स थे? आयुषी करंट के बताएगी, उस वक्त सूर्यांश आप भी अपनी नोटबुक से मैच करो, सही बोल रही है क्या। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ आयुषी, नोटबुक में पढ़ के। एक मिनट। और सूर्यांश सुन के बताया वो उसने सही बोला या कुछ कम ज़्यादा बोला है? यस सर। हाँ बोलिए। तो करंट अकाउंट में देयर आर विजिबल्स एंड हाँ इनविजिबल्स। सर, रुक जाओ, अब यहीं रुक जाओ। दो कंपोनेंट हो, एक विजिबल्स एक इनविजिबल्स। पहले जब आपने बोला था क्या सही था आपका आंसर? नहीं, मैंने इनविजिबल का पार्ट आपने बोला। सिर्फ इनविजिबल का बोला था, ठीक है ना, तो विजिबल और इनविजिबल दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे बोलिए। And visibles are merchandise. Those are exports and imports of goods, and गुड। invisibles are the services ओके। we seen. ओके। And there are three parts of invisibles: income, services, and unilateral payments. ओके, अब यहाँ रुक जाओ, सूर्यांश क्या सही बोला आयुषी ने? यस सर। सही बोला, ओके ठीक है, आगे बोलिए आयुषी। And उसके बाद income में there are rent, interest, profit, and compensation of employees, ओके, services. एक मिनट रुक जाओ, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? उनका एक नाम और होता है। Rent, interest को रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को मिलाकर के एक चीज़ और बोलते हैं। हम्म, सूर्यांश को याद है? चार कंपोनेंट्स है, वो बिल्कुल ठीक बोला आपने, और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को मिलाकर भी एक नाम बोला जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। इन रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को तीनों को एक नाम भी दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो आपके उसके दो पार्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आ गया? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है। आगे बोलिए आयुषी, नेक्स्ट। सब services के parts are travel, transportation, insurance, government are not included elsewhere, and ओके। miscellaneous. ओके, ठीक है, सर्विसेज हो गए पांच एलिमेंट्स। Unilateral payments में gifts, donation, grants, and NRI remittance. एन आर आई रेमिटेंसेज, क्या एन आर आई डिपॉजिट्स है या एन आर आई रेमिटेंस टू फैमिलीज है? NRI रेमिटेंस remittance to टू family है। फैमिली है, फैमिली के लिए। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब सिंगल साइड पेमेंट, एक तरफ से। तो फैमिली को पैसा भेजता है एन आर आई, उसको वापस कुछ नहीं भेजा जाता, तो सिंगल साइड पेमेंट है, करंट ट्रांसफ़र भी उसे बोला जाता है। तो ये आपने बता दिया करंट अकाउंट के बारे में। ओके, सूर्यांश ठीक बोला आयुषी ने, या कुछ कम ज़्यादा है? आप कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें? नहीं सर, सभी बोला। सभी बोला, ओके। अब कैपिटल अकाउंट के आप बताओ। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके। सर उसके पार्ट्स, उसके टू पार्ट्स हैं, ओके। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई, ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और
फिर बोरोइंग है, उसके भी तीन पार्ट्स है। ओके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ओके एंड फिर सेकंड है एक्सटर्नल असिस्टेंस ओके एंड फिर थर्ड है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड फिर थर्ड है बैंकिंग कैपिटल। ओके उसके भी दो पार्ट्स है। फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ओके और फिर अदर्स है। और फिर उसका सर फोर्थ है सर रुपी डेबिट सर्विसेज। रुपी डेट सर्विस, यस सर। हाँ ठीक है ओके। और फिर अदर कैपिटल्स। अदर कैपिटल आइटम्स, ओके ठीक है। आयुषी सूर्यांश ने ठीक बोला है। यस सर। Yes, sir. ओके ओके अच्छा, अब इसके अंदर से एफडीआई और पोर्टफोलियो का डिफरेंस बताओ। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, सूर्यांश को बताना है। सूर्यांश आवाज़ आ रही है। यस सर आ हाँ, रही तो है। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताओ। सर पोर्टफोलियो में आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे मतलब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे ओके, और एफडीआई में आपने पूरा ही मतलब वो हायर कर लिया, मतलब वो चीज़ कंपनी। पूरा बिजनेस ही खरीद लिया आपने, यस बिजनेस सर। एस्टेब्लिश कर दिया, बिजनेस सेटअप कर दिया, फैक्ट्री लगा दी, ऑफिसेज बना दिए, वहाँ सारी डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो। और पोर्टफोलियो में शेयर्स एंड बॉन्ड्स दोनों चीज़ लिखनी है, शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों आप खरीदते हो। यस सर। ओके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ईसीबी और एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या डिफरेंस होता है, देखो आपने नोट किया हुआ होगा। नो सर उसको। नहीं किया, ओके। आयुषी आपको याद है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस में डिफरेंस। तो इसमें मैंने एक्सटर्नल कमर्शियल नोट किया है, सो एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं किया है। कोई बात नहीं, जो आपने किया जो आप बताओ। Sir, external commercial are loans available at market rate of interest. ओके, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर जो मार्केट में उस चीज़ का जो प्राइस हो, जिसको मतलब जो इंटरेस्ट उस चीज़ पे लग रहा हो, जो सबको मिलेगा, वो है ना। सबको, विच इज जनरल फॉर एवरीवन। जनरल, जनरल है, जो किसी को भी अगर लेना है लोन तो इस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस डेफिनेटली इसका उल्टा होएगा। असिस्टेंस में क्या आएगा फिर, सोचो, याद तो होगा, लिखा नहीं है तो भी। लोन्स अवेलेबल एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि किसी की मदद करनी है, असिस्टेंस देनी है, उसे मदद करनी है, तो लोन्स अवेलेबल एट कंसेशनल, कंसेशन मतलब थोड़ा सस्ता कर देना, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करोगे तो मान लो 10% का इंटरेस्ट रेट है, अगर असिस्टेंस मिलेगी तो 5% इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस नोट कर लीजिए, अगर आपने लिखा नहीं था तो अब नोट कर लीजिए। बस मोटा मोटा यही है बीओपी में, है ना। इतना हर एक चैप्टर में ये बेसिक जो हम 10 मिनट में हमने डिस्कस किया, इतना आपको आना चाहिए। इतना आपको आ गया तो आपका मतलब आप ये मानो 70% 80% काम हो गया। ऐसे मत सोचो कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है इकोनॉमिक्स, इतना बेसिक बेसिक बातें आपको सब आ भी गई है, इतना इतना याद हो गया तो बहुत काम हो गया आपका, ठीक है ना। अब यही चीज़ों को आप वहाँ डिफरेंस में डाल दो। अब देखते हैं बुक वाले ने क्या लिखा डिफरेंस में। देखिए बुक वाले ने क्या लिखा, करंट अकाउंट कौन सा होता है, विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी स्टेटस, है ना। असेट और लाइबिलिटी कुछ होता है, ऐसा नहीं है। विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी स्टेटस। असेट लाइबिलिटी स्टेटस मतलब कि असेट मतलब मान लो मेरे पास कितने कितने असेट्स हैं, कितने सामान है। मान लीजिए मेरे पास 5 कारें हैं, है ना, मेरे पास 5 कार है, तो मेरे पास 5 असेट्स हो गए। अगर मैं एक और कार खरीदूंगा तो मेरा असेट स्टेटस चेंज हो गया,
एक और कार खरीदूंगा तो मेरा असेट स्टेटस चेंज हो गया। अगर मैं कार नहीं खरीद रहा तो असेट स्टेटस यहाँ पे कोई मेरा चेंज नहीं हुआ। या मैंने कोई कार बेच दी तो असेट का स्टेटस चेंज हुआ, मतलब पहले मेरे पास कितने असेट थे, अब कितने असेट हैं इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद। तो करंट मतलब मान लीजिए मेरे पास 5 कारें हैं और मैंने विदेश से अचार इंपोर्ट किया, तो मेरे कार के स्टेटस पे थोड़ा ना कोई फ़र्क पड़ा, है ना। तो इट मीन्स अचार जो मैंने इंपोर्ट किया वो मेरा करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, जो मेरे असेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उससे। लाइबिलिटी, मैंने लोन्स ले रखे थे, 10 लाख रुपए के मैंने लोन ले रखे थे, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो देन वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। अगर मान लो कि मुझे 10 लाख रुपए का मैंने लोन ले रखा था और मुझे विदेश से कहीं से डोनेशन मिला है किसी चीज़ का, तो मेरे लोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डोनेशन का, तो डोनेशन इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे मेरी असेट्स या मेरी लाइबिलिटी बदलती नहीं है, असेट लाइबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता का मतलब असेट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, ना तो वो बढ़ते हैं ना वो घटते हैं इस ट्रांजैक्शन से। कैपिटल में क्या लिखेंगे, विच इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी स्टेटस, जो मेरे असेट लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। फिर इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, दे डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। फ्यूचर क्लेम्स कोई राइज नहीं करते, दे गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। मतलब जैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, मैंने लोन लिया, फ्यूचर में कोई मेरे से लोन वापस मांगेगा तो फ्यूचर क्लेम है उसमें, इसका मतलब लोन लेना एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, अभी सामान खरीद लिया, बेच लिया, पैसे मिल गए, फ्यूचर की कोई बात इसमें नहीं है, तो इसलिए वो सारे मेरे यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो आप अपने बुक में मार्क कर सकते हो, विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस, विच इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस, डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। 2 पॉइंट आपके यहाँ पे रेडी हो गए। फिर इसके कंपोनेंट्स लिख दो। करंट अकाउंट में विजिबल्स, इनविजिबल्स। इनविजिबल्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। विजिबल्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनकी कंपोनेंट बता दिए और करंट ट्रांसफ़र तीसरा हो गया। कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट, ये जो कंपोनेंट्स आपको याद है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया भाई, इसके कंपोनेंट अलग हैं, इसके कंपोनेंट अलग हैं, ये हमारा डिफरेंस हो गया, तीसरा डिफरेंस हो गया। बस, तो आपको अगर आता है तो आप ये डिफरेंस लिख दो, नीचे सिग्निफिकेंस वगैरह के डिफरेंस आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट स्टेज पे आप इतने डिफरेंसेस कर लो, ये आप लोगों ने बोले भी हैं और आपको याद भी है, तो इतने डिफरेंस याद कर लीजिए। करंट अकाउंट लिखने को है ये इतनी चीज़ लिख दो, कैपिटल अकाउंट लिखने को है इतनी चीज़ लिख दो, बस इतना ही है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस में से आप एक यहाँ से ले सकते हो। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ट्रेड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रेड बैलेंस जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट के थ्रू हमें मालूम पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में क्या इंपॉर्टेंट पता पड़ता है कि कितना कर्जा ले रखा है देश ने, कितना बोरोइंग्स कर रखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जितना ज़्यादा आप कर्जा लोगे उतना ही आपका देश माना जाएगा पिछड़ा हुआ है, आप ज़्यादा कर्जा ले करके और काम कर रहे हो। अगर आपका बोरोइंग्स कम है तो इट मीन्स आपका देश तरक्की कर रहा है, आपके पास खुद के पैसे हैं, ठीक है ना। तो इट शोज बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बताता है हमें, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें बताता है। कैपिटल अकाउंट में एक और चीज़ आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे देश में, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। आप अपनी बुक में मार्क कर लो इन लाइन्स को, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है ये पॉइंट आपको याद हो जाए और फिर उसको आप एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ता है कि हमारे देश में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है ना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हमें क्या बताता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि फैक्टर इनकम कितनी हो रही है फॉरेन कंट्रीज से, कितना रेंट आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहा है। तो फैक्टर इनकम कितनी मिल रही है विदेशों से, वो हमें करंट अकाउंट का डेटा बताता है। कैपिटल अकाउंट हमें बताता है फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे देश में। समझ आया आयुषी? Yes, sir.
दोनों ये सिग्निफिकेंस के 1 और 2 समझ आ गए दोनों? Yes, sir. सूर्यांश, यस सर। ठीक है ना? तो बस इस पे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लो या कलर कर लो उसको, तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि ये हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता रहा है, ये हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बता रहा है, ये बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बता रहा है, ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बता रहा है। बस इतने ही आपके डिफरेंसेस हो गए, 5-6 पॉइंट हो गए, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आए लिख दो नीचे एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स हो गए, करेंट अकाउंट में लिख दो एग्जांपल्स में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, वो सब एग्जांपल हो गए। कैपिटल अकाउंट के एग्जांपल में लिख दो फॉरेन बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो एग्जांपल। तो एक डिफरेंस और बन गया आपका। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस किताब में जो लिखा है वही लिखना है। ये किताब इस राइटर के विचार हैं, हो सकता है कोई और दूसरी किताब हो उसमें कुछ और लिखा हो। तो जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, जो हमें पता है वो हम लिख सकते हैं, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? सोचिए आप लोग, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? So, exchange of goods. हाँ जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, Exchange of goods. एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नहीं नहीं नहीं। ट्रेड बैलेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा? सूर्यांश आप बताओ। अभी तो जस्ट तो डिस्कस किया हमने, अभी जब सिग्निफिकेंस कर रहे थे करंट अकाउंट का, उसमें तो बताया भी है। ट्रेड बैलेंस का होता है फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यस, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। कितना आपने एक्सपोर्ट किया देश ने, कितना इम्पोर्ट हुआ, माइनस कर दो। बस ये ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। आप कुछ बोल रहे हो सूर्यांश? नो सर, वही बोलने जा रहा था। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट आपका ट्रेड बैलेंस हो गया। ट्रेड बैलेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है। अच्छा, करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? वो अभी आप लोगों ने सबने बताया। उसमें तो विजिबल्स भी आते हैं, उसमें इनविजिबल्स भी आते हैं, सब चीज़ आती है। यही मेरा डिफरेंस हो गया भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। ठीक है ना? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? रिकॉर्ड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। करंट अकाउंट में तो सब चीज़ आ जाती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ जाता है, करंट ट्रांसफ़र भी आ जाता है। तो करंट अकाउंट तो एक ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका हिस्सा है। करंट अकाउंट का हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट में तो सब चीज़ आ गई। ये डिफरेंस हो गया आपका। अच्छा, फिर एक हम यहाँ बना सकते हैं एक डिफरेंस की। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? इट रिलेट्स टू फिजिकल गुड्स विच कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। उन गुड्स की बात हो रही है जिनको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट में क्या होता है? फिजिकल गुड्स जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखते हैं वो तो है ही सही, उसके अलावा जिनको नहीं देखा जा सकता बॉर्डर क्रॉस करते, मतलब इनविजिबल्स, वो भी आता है। तो कुल मिला के डिफरेंस एक ही है, ये गुड्स का है सिर्फ, ये गुड्स एंड सर्विसेज का है। अब यहाँ पॉइंट बना बना के कितने भी लिख लो, वो कॉपियाँ भरने वाली बात है। मेन डिफरेंस क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स होते हैं, करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, करंट ट्रांसफ़र, तीनों चीज़ आ जाती है। समझ आया आयुषी? यस सर। सूर्यांश? यस सर। ठीक है ना? बस ये जो मैंने अंडरलाइन करा बस आप इतना याद रख लो, बाकी सब इसने रिपीट कर रखा है। आप रीड करोगे आपको ही समझ आ जाएगा, पर बाकी इसने सब रिपीट किया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट बैलेंस। अब क्या डिफरेंस आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस। तो अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड तो यही वाली चीज़ है, ये वाली बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यहाँ सिर्फ करंट अकाउंट से डिफरेंस कराया। अब क्या हो रहा है?
बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट से डिफरेंस बताना है। बोलिए क्या डिफरेंस हो सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या डिफरेंस लिखेंगे? आप लोगों को आता है, आप लोग सोच रहे हो कि क्या बोलना है क्या बोलना है, लेकिन आप लोगों को आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? So, this is like current account balance of payments से similar ही है ना? हाँ जी, ये similar ही तो हो गया current account balance of payments से जो अभी डिस्कस किया। नहीं देखो, करंट अकाउंट तो सिर्फ करंट अकाउंट वाला है, कैपिटल अकाउंट भी तो होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे ऊपर है। हमने जो यहाँ पर बनाया था चार्ट, देखो हमने जो चार्ट बनाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन हिस्से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स, तीन हिस्से हो गए। करंट अकाउंट में से विजिबल्स वाला जो होता है वो आपका ट्रेड बैलेंस है। अब वो मेरे से कोई डिफरेंस किसका पूछ रहा है? ट्रेड बैलेंस का, इसका येलो कलर कर रहा हूँ मैं इसे, इसका डिफरेंस पूछ रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है ना? तो ट्रेड बैलेंस ये है, यहाँ बैठा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मेरा वो यहाँ बैठा हुआ है। समझ आया क्वेश्चन आपको? Yes sir. है ना? तो अब क्या डिफरेंसेस लिखेंगे हम, बोलिए। Sir, तो balance of trade is the trade between the visible exports, visible. It's the trade between the visibles, balance of trade, and balance of payments is the trade between all the transactions in the country. ओके देखो, विजिबल्स तो क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स का डिफरेंस है, या फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स ओनली। ठीक है ना? इट इज़ अ नैरो टर्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें इट कवर्स करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड ऑफिशियल रिजर्व्स, ऑल एवरीथिंग यहाँ पर आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक नैरो टर्म है ना? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसे डिफरेंसेस बन जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो गया कि भाई डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स का डिफरेंस यहाँ पे। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इट कवर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व, सब चीज़ों को ये कवर करता है। और डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ नैरो टर्म। इधर क्या आ जाएगा? इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इधर हम क्या लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में? इट इज़ पार्ट ऑफ BOP। ठीक है ना? इधर क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है। ऐसे डिफरेंस बना दिए हमने बैठे बैठे पर बेसिक हमें मतलब समझ आ गया कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स का डिफरेंस बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब चीज़ आती है। अब इसमें पॉइंट बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हो, और बना दो कि यहाँ पर विजिबल्स भी आता है, इनविजिबल्स भी आता है ना? इसमें हम क्या करेंगे? इट कवर्स विजिबल्स एंड विजिबल्स ऑल्सो। ठीक है ना? इधर क्या लिख देंगे? इट कवर्स ओनली विजिबल्स। वो हो गए 4.4 नंबर मिल गए मुझे। किताब में जो लिखा वही का वही लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? ये हो गए हमारे आंसर। अब देखते हैं बुक वाले ने क्या क्या लिख बनाया यहाँ पे।
बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आ गए, जितने भी हमारे सारे करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व, सारी चीज़ आ गई. बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस है, वो भी कौन से वाले, सिर्फ विजिबल गुड्स के. ठीक है ना. फिर आगे इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली. इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ आ गई. पॉइंट बना दिया. एक्चुअल में बात जो है वो तो पहले पॉइंट में पूरी हो चुकी है, ये पॉइंट लिखने के लिए बना दिया यहाँ पे. बैलेंस ऑफ ट्रेड में इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, इट रिकॉर्ड्स बोथ करेंट एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस. ठीक है ना. अच्छा, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो नेगेटिव है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है ना. इधर क्या बोल रहा है, BOP ऑलवेज, इस पॉइंट को अभी आप छोड़ दो, 4 नंबर पॉइंट को नहीं करना अभी, इसे आप छोड़ दीजिए. बस पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो. समझ आया विषय? Yes, sir. सूर्यांश समझ आया? यस सर. तो आसान आसान देखो, जितने डिफरेंसेस हमने अभी बनाए, शुरू में जो हमने डिस्कशन किया था उसी से सारे डिफरेंस बन रहे हैं. जो डिस्कशन किया था उसमें आप लोगों ने बताया था कि करंट में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, उनका मीनिंग क्या होता है. उन्हीं चीज़ों को पकड़ पकड़ के इसने डिफरेंस बना दिए. तो डिफरेंसेस लिखना यहाँ पर ये आसान सी बात है. ठीक है ना. एक ये ऑफिशियल रिजर्व्स को उसमें दिखाते हैं, ये चीज़ अभी मैं आपको अलग से बता दूँगा. ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर हो गया. ये 3 डिफरेंसेस इसके अंदर दिए हुए थे. अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर. चलिए, बिल्कुल फ्री माइंड से कोशिश करिए आंसर्स करने, आप लोगों को सब आता है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 1, एक आंसर आयुषी कोशिश करेगी, एक सूर्यांश ट्राई करेगा. आयुषी से स्टार्ट करते हैं. आयुषी फर्स्ट का आंसर बताइए. So, D, difference between all receipts of foreign exchange and payments of foreign exchange. ओके. सूर्यांश ठीक है क्या आयुषी का आंसर? यस सर. ओके. तो BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो चैप्टर का नाम है. इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स आएंगे पॉइंट ए में, नहीं सिर्फ विजिबल नहीं आते. पॉइंट बी सिर्फ इनविजिबल, इनविजिबल भी नहीं आते. क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटर फ्लो ऑफ गोल्ड है, गोल्ड से तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ तो सब चीज़ है. तो पॉइंट डी इज़ द राइट आंसर. ऑल रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जितना फॉरेन एक्सचेंज मिला उसमें से माइनस कर दो जितना फॉरेन एक्सचेंज पे किया, ये मेरा BOP है. चलो गुड. सेकंड क्वेश्चन का सूर्यांश आप बताइए आंसर. सर ए, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ओके. आयुषी ठीक है आंसर ये. Yes, sir. ओके गुड. चलिए थर्ड का आंसर आयुषी बताएगी. Sir, it's visible items. सूर्यांश सही है नहीं है? यस सर. ठीक है. ओके. 4 का सर ऑल ऑफ दीज. करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दिस. आयुषी बताइए सही है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है. तो करंट अकाउंट में विजिबल्स आ गए, पॉइंट ए विजिबल्स हो गया. पॉइंट बी में हमारा है नॉन फैक्टर फैक्टर इनकम, मतलब इनविजिबल के 2 हिस्से, इनकम और सर्विसेज. पॉइंट बी में इनकम और सर्विसेज आ गई. पॉइंट सी में इसका करंट ट्रांसफ़र आ गया. तो सारी चीज़ हो गई. ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर. ओके. 5 नंबर आयुषी का. So, all of these. सूर्यांश बताइए. यस सर. ठीक करेक्ट. है. ठीक है. ओके. सो गुड. क्वेश्चन 6 सूर्यांश आपको बताना है. आयुषी चेक सर करिए. डी है, ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. आयुषी बताइए आंसर ठीक है क्या सूर्यांश का. क्वेश्चन 6. Yes. हाँ जी Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स ही आता है. यहाँ इसने सारे किस किस की बात करी, एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट. एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट तो आता है हमारा किस में, सर्विसेज में. सर्विसेज में जो ट्रैवल है उसमें आता है. ठीक है ना. फिर बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो कैपिटल अकाउंट में आता है. इंटरेस्ट और डिविडेंड ये मेरा इनकम में आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम में. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट उसके अंदर आता है. तो
ऑल ऑफ द, इसमें कुछ भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 आयुषी का। So this is balance of trade. ओके सूर्यांश बताइए सही है क्या? यस सर। ओके गुड। चलिए 8 यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर, सूर्यांश को बताना है। सर वन साइडेड वन पेमेंट। साइडेड, ओके आयुषी ठीक है ये? Yes, sir. ओके क्वेश्चन 9 आयुषी को बताना है। So this is C, receipts more than payments. क्या चीज़? C, receipts more than payments. ऑप्शन नंबर C. सर C. बी कैसे होगा? आयुषी ने कौन सा बोला, बी या सी, कौन सा बोला है? C. क्या? ए बोला है। C, sir. सी, C. ओके तो सूर्यांश ठीक है क्या सी? हाँ हाँ सी सही। सरप्लस मतलब, सरप्लस मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ बच गया, ठीक है ना। तो जब पैसा मिलेगा ज़्यादा तभी तो सरप्लस बचेगा, तो रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। 10 बताना है सूर्यांश को। ऑल ऑफ दीज। आयुषी बताइए ठीक है क्या आंसर? Yes, sir. देख के बताओ ढंग से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब या तो सरप्लस हो या डेफिसिट हो, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑप्शन ए में क्या है, करंट प्लस कैपिटल जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, तो बात ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता ही है। पॉइंट बी में व्हेन सम पॉजिटिव नंबर है तो सरप्लस है, पॉइंट सी में नेगेटिव मतलब डेफिसिट है। तो ऑल ऑफ दिस, एक ही बात को तीन तरह से लिखा गया है, एक ही बात को तीन तरह से लिखा गया है। चलिए 11 आयुषी को बताना है। So 11 का होगा C, both A and B. डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लीड्स टू, ओके सूर्यांश बताइए सही है या नहीं है? यस सर। ओके तो देखिए डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हुआ, डिसइक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, या तो सरप्लस है या फिर डेफिसिट है। रिसीट्स या तो पेमेंट से ज़्यादा है या रिसीट पेमेंट से कम है, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो जब रिसीट ज़्यादा होगी तो ऑफिशियल रिजर्व्स मेरे इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, बताइए आयुषी? Increase. इंक्रीज होंगे। तो पॉइंट ए में आ गया, रिसीट ज़्यादा होगी तो इंक्रीज होंगे, और कम होंगे रिसीट्स तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डिसइक्विलिब्रियम के मीनिंग में ए और बी दोनों आ गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 12 सूर्यांश का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12। सर बोथ ए एंड बी। सी। ओके आयुषी बताइए ठीक है क्या है? Yes, sir. ओके सो आर डिटरमिन्ड बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से किए जा रहे हैं। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कंट्री का बीओपी स्टेटस क्या है, बीओपी कम है ज़्यादा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ऑटोनोमस आइटम में ये होता है। नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बीओपी, ये भी ठीक है, क्योंकि बीओपी स्टेटस मुझे इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा। बीओपी स्टेटस इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन 13 आयुषी। So this is all of these. आप लोग नीचे से आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, ओके चलो मैं अकोमोड, खोली हुई हूँ, वो अपनी नोटबुक खोली हुई हूँ. हाँ नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ जस्ट। तो सूर्यांश बताइए क्वेश्चन 13 का आयुषी ने ठीक दिया क्या आंसर? यस सर। ओके सो अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स ऑफ बीओपी। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं भाई? अकोमोडेटिंग वो है जो बीओपी स्टेटस को बैलेंस में लाने के लिए गवर्नमेंट करती है। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो बीओपी में बैलेंस लाने के लिए गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कर रही है मतलब कोई प्रॉफिट का कंसिडरेशन नहीं है, तो पॉइंट ए मेरा ठीक हो गया। दूसरा क्या हो गया? आर कंडीशनड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी स्टेट। कंडीशन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है
इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि अकोमोडेटिंग आइटम का क्या ट्रांजैक्शन किया जाएगा। पॉजिटिव है तो ऑफिशियल रिज़र्व के अंदर जमा करेगी गवर्नमेंट, नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिज़र्व में से निकाल करके पैसे देगी। तो डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से अकोमोडेटिंग आइटम किया जाता है। पॉइंट सी, लीड्स टू इंक्रीज डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। यस, अकोमोडेटिंग आइटम से ऑफिशियल रिजर्व्स मेरे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, सूर्यांश। सर इसका ए ऑटोनॉमस होगा। ऑटोनॉमस आइटम्स की बीओपी में इम्बैलेंस सिर्फ ऑटोनॉमस आइटम से होता है। इम्बैलेंस अकोमोडेटिंग आइटम तो क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। 15, आयुषी बताइए। करंट अकाउंट। सूर्यांश ठीक है आंसर। यस सर। 16, सूर्यांश को बताना है। सर ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। आयुषी ठीक है आंसर। यस सर। तो इनविजिबल के 3 हिस्से, नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस इनकम प्लस ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स तो हो गया आपका यूनिलेटरल पेमेंट्स, इनकम हो गया आपका जो ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन वो सब चीज़ हो गई। नॉन फैक्टर सर्विसेज नहीं, इनकम हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम, और वो नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गया आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 17 का आंसर बताइए आयुषी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंसेस? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना तो सरप्लस है ना ही उसमें डेफिसिट है, बैलेंस हो गया बिल्कुल। तराजू के दोनों पलड़े मेरे बराबर हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ होती है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0, बराबर है बिल्कुल, ऑफिशियल रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो बीओपी इक्विलिब्रियम बोलिए चाहे बीओपी बैलेंसेस बोलिए, एक ही बात है। इक्विलिब्रियम भी दोनों पलड़े बराबर है, बीओपी बैलेंसेस भी आपका बिल्कुल बैलेंस है। बीओपी में ना कोई इधर ज़्यादा है ना इधर ज़्यादा है, ना तो सरप्लस है ना आपका डेफिसिट है। इम्बैलेंस मतलब डिसइक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस का मतलब डिसइक्विलिब्रियम। अगर सरप्लस है ज़्यादा मिल गया, डेफिसिट है ज़्यादा पेमेंट कर दिया। तो 2 पलड़े जो आपके हैं वो क्या हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिसीट और पेमेंट, रिसीट और पेमेंट दोनों बराबर है अगर आपके, तो बीओपी आपका बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में। रिसीट पेमेंट में डिफरेंस है तो फिर आपका सरप्लस या डेफिसिट आएगा। समझ आया विषय? यस सर। है ना। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम लिखूँ चाहे मैं बीओपी बैलेंसेस लिखूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। बीओपी के 2 पलड़े हैं, बीओपी के नाम के तराजू के 2 पलड़े हैं, एक तो रिसीट्स और दूसरा आपका पेमेंट्स। एक रिसीट्स एक पेमेंट्स। रिसीट्स फिर उसके अंदर करेंट अकाउंट की भी हो सकती है, कैपिटल की भी हो सकती है, पेमेंट करेंट के भी हो सकते हैं, कैपिटल के भी हो सकते हैं, बट मेन जो है रिसीट और पेमेंट बराबर होने चाहिए, जैसा कि हमने इसमें बनाया था। जो ये फाइल अभी खुली भी नहीं है, ठीक है ना। रिसीट पेमेंट, रिसीट और पेमेंट को एक और नाम है, रिसीट को ही हम क्रेडिट बोलते हैं, पेमेंट को हम डेबिट बोलते हैं। रिसीट को हम पॉजिटिव साइन बोलते हैं,
पेमेंट्स को हम नेगेटिव साइन बोलते हैं। तो बीओपी कब बैलेंस करता है? व्हेन रिसीट इज इक्वल टू पेमेंट। बीओपी कब बैलेंस करता है? व्हेन क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। बीओपी कब बैलेंस करता है? व्हेन पॉजिटिव साइन ट्रांजैक्शंस आर इक्वल टू नेगेटिव साइन ट्रांजैक्शंस। तो बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन रिसीट इज इक्वल टू पेमेंट। बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ट्रांजैक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला पॉइंट, मुझे एक आपको बताना है बीसी वाला, वो मैं अभी आपको बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्यांश का टर्न है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया। सर सी है, बैलेंस ऑफ ओके, 2650 कैसे लाख। निकाला आपने? क्या फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का? सर ऐड करना है दोनों ओके, को। आयुषी ठीक है आंसर? No, sir. नहीं है ठीक। क्या होना चाहिए? So export minus import. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? Deficit of 650. डेफिसिट ऑफ 650 लैक्स। तो सूर्यांश, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है। एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, इंपोर्ट करते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना बेचना। ट्रेड का मतलब है सामान को खरीदना है बेचना। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स या विजिबल्स का डिफरेंस है। तो 1000 के एक्सपोर्ट्स हैं, 1650 के इंपोर्ट हैं, तो 1000 माइनस 1650 तो डेफिसिट होगी। इंपोर्ट ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा करना पड़ा, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो डेफिसिट होगी। तो डेफिसिट ऑफ 650 लैक्स इज द आंसर। ठीक है सूर्यांश? यस सर। 19, आयुषी का टर्न है। So, this is 1100 crore. 1100 करोड़। सूर्यांश बताइए ठीक है क्या आंसर? यस सर। कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेट हुआ ये? मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ जी, आप बताइए। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बैलेंस ऐड होगा जगह हमने -600 लिखा एंड विच इज इक्वल टू 500 माइनस माइनस प्लस। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट को x लिखते हैं माइनस इंपोर्ट को क्या लिखते हैं? x और m। ठीक है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन ने मुझे कह दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड है -600, तो मैं यहाँ लिख दूंगा -600 इज इक्वल टू इक्वल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जिसने क्या एक्सपोर्ट दिया 500 का माइनस m। m ठीक है ना, तो माइनस m है उसको उधर ले जाऊंगा तो m प्लस का हो जाएगा। m और इज 600 इक्वल टू प्लस हो जाएगा। 500 और -600 इधर आके प्लस का 600 हो जाएगा। तो 1100 इज द राइट आंसर। गुड, समझ आया सूर्यांश को? यस सर। ओके, सो देन 20 आपको बताना है सूर्यांश। सर 700 करोड़। 700। आयुषी बताइए ठीक है क्या? यस सर। ओके, तो देखो सारे क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करे, शुरू में सब पॉइंट्स आप लोगों ने बताए, सब तो चीज़ आ रही है आपको, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, सब आ रहा है आपको समझ में। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आयुषी का टर्न है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड। सूर्यांश ठीक है क्या आंसर? यस सर। ओके, सेकंड का आप बताइए। सर करंट होगा, करंट अकाउंट। आयुषी ठीक है? यस सर। ओके, 3 का आयुषी को बताना है। एक्सपोर्ट। व्हेन वी एक्सपोर्ट। ओके, सूर्यांश ठीक है? यस सर। ओके, 4 का बताइए सूर्यांश। सर फैक्टर इनकम सर। फैक्टर इनकम। आयुषी ठीक है आंसर?
Yes, sir. ओके, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है सूर्यांश? Unilateral. यूनिलेटरल वाली। तो हमने यहाँ पर इसको किया था, ये इधर, ये करेंट अकाउंट में इनकम, इनकम, करंट ट्रांसफ़र और सर्विसेज, तीन चीज़। इनकम में क्या क्या आ गया? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीन चीज़ें हैं। करंट ट्रांसफ़र, गिफ्ट, ग्रांट, ये सब चीज़ आ गई। सर्विसेज में क्या आता है? नॉन फैक्ट, अदर देन फैक्टर सर्विसेज। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज की जो है सारी, वो आपकी सर्विसेज में आ जाती है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, तो ये सारी हमारी फैक्टर इनकम है। विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स, क्या है यहाँ पे? विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स, तो फैक्टर इनकम है। ये क्या है? ऑल अदर देन फैक्टर सर्विसेज, तो ये सारी आपकी नॉन फैक्टर इनकम है। क्वेश्चन 5 आयुषी। So, current account. करेंट अकाउंट, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, चाहे मशीन हो चाहे कुछ भी हो, सब करेंट अकाउंट के अंदर आता है। ऐसा नहीं सोचना कि मशीन अगर इंपोर्ट करी, एक्सपोर्ट करी तो कैपिटल में आएगा, ऐसा नहीं है। गुड्स तो कोई सा भी हो, सब करेंट अकाउंट में ही आता है। 6, सूर्यांश को बताना है 6। सर आयुषी को। आयुषी का 5 हो गया, अब आप 6 बताइए। सर करंट। करेंट, आयुषी ठीक है 6। Yes, sir. ओके, 7 का आयुषी को बताना है। Capital. कैपिटल, सूर्यांश ठीक है 7 का आंसर। यस सर। ओके, 8 का बताइए आप। सर ऑटोनॉमस। डैश आइटम रेफर बीओपी विच आर अंडरटेकिंग विद व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट्स। ओके, ठीक है आंसर है आयुषी। Yes, sir. ओके, 9 का आप बताइए। Equilibrium. ओके, सूर्यांश ठीक है ये? यस सर। नहीं है ठीक? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, ओके, 10 का बताइए। इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है आयुषी। Yes, sir. ओके गुड, देखो सारे आंसर आप लोगों ने खुद ही कर दिए। चलिए, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वाला आयुषी को बताना है। True. सर्विसेज आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू, ये तो दिख ही रहा है भाई, सर्विसेज तो दिखती ही नहीं है कहीं पे भी, Hmm. तो इसलिए ट्रू ही होगा। सेकंड, सूर्यांश बताइए। सर ट्रू है। आयुषी ठीक है आंसर। Yes, sir. ओके, 3 का आंसर आयुषी बताएगी। So false. फॉल्स, सूर्यांश ठीक है आंसर। यस सर। ओके, तो फिर कहाँ पे आता है आयुषी टूरिस्ट का खर्चा? Services. सर्विसेज में आता है, बिल्कुल ठीक है। 4 का सूर्यांश बताइए। सर ट्रू है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट। ओके, आयुषी ठीक है आंसर। Yes, sir. ओके, बिल्कुल ठीक है। 5 का बताइए आयुषी। ये छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है अभी, मैंने बताया नहीं आप लोगों को। 6 का सूर्यांश आप बताइए। इसको भी छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। 7 का बताइए आयुषी। Mm-hmm. So 7 का ट्रू है या फॉल्स है? ये तो false है. फॉल्स है। सूर्यांश ठीक है आंसर। सूर्यांश ठीक है। आयुषी का आंसर 7 क्वेश्चन का। तो सूर्यांश कॉल पे नहीं है. He has left. ओके, तो 7 वाले में
आपको क्या एकदम सोचने में कहाँ कन्फ्यूज़न हुआ आयुषी? और सर वो पहले मैं ऐसे ही देख रही थी कि गुड्स, मेरे दिमाग में वो बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है, फिर मैं देखा अच्छा बैलेंस ऑफ ओह, ओके ओके, ठीक है। पेमेंट। 8 का बताइए आप। दिस इज ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। 9 का बताइए। ट्रू। हाँ जी, देख लेते, देखो हमने इसको नोट भी किया आपके हाँ नोट। मैंने वहीं से देखा था। हाँ, तो यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, देखो इसे। हाँ, जब इंक्रीज होती है तो तो नेगेटिव नेगेटिव। साइन आता है। इंक्रीज होता है नेगेटिव साइन आता है, डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन आता है। तो इंक्रीज इन ऑफिशियल नेगेटिव साइन, तो इट इज़ ट्रू। 10 का बताइए। ट्रू। यूनिलिटरल ट्रांसफर्स मेड बाय ऑफ गिफ्ट्स ग्रांट्स एंड रेमिटेंस ट्रीटेड एज करंट अकाउंट, ट्रू। बस खत्म, सारे आंसर क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। यार थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग में चेंज करो कि भाई इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट है, हमें नहीं आती, अब थोड़ा थोड़ा चेंज करो, नहीं हमें आने लगी है। तो जैसे आप अपने मन में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट का डर मन से निकल जाएगा। ठीक है ना? अभी आई थिंक आज का तो हो गया हमारा टाइम। कल फिर हम और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू सर।